नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुर्भाग्य जिनका पीछा नहीं छोड़ता। जब उनको लगता है कि दुख भरे दिन बीत गए और सुख भरे दिन आने वाले हैं, तब अचानक नई मुसीबत आ जाती है। राहुल गांधी के साथ राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में बहुत सौभाग्यशाली हैं, बल्कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, राजसी ठाठ हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या राजनीति में है। जब से आए हैं 20 साल हो गए राजनीति में आए राहुल गांधी को, लेकिन लगातार हार का मुकाबला सामना करना पड़ रहा है। और हर हार के बाद उनको लगता है कि बस ये आखिरी थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। 3 लगातार लोकसभा चुनाव हार चुके और 3 बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश उनकी नाकाम हो चुकी है। राज्यों में कभी कभी सफलता मिल जाती है तो उससे उनको एक झूठी उम्मीद बनती है कि शायद जो है अब दिन बदलने वाले। हिमाचल प्रदेश का नतीजा आया था तब भी ऐसा लगा था। कर्नाटक और तेलंगाना में जीत हुई कांग्रेस की तो लगा कि अब तो सब कुछ बदल गया है। और जब लोकसभा चुनाव में 53 से 99 सीटों पर पहुंच गई कांग्रेस तो लगा कि बस कांग्रेस के बुरे दिन खत्म। अब कांग्रेस विरोधियों, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए। वो कहावत है कि मेरे मन कुछ और, दाता के मन कुछ और। तो वही स्थिति हुई। हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ गया। लगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जो एक चीज़ ज़रूरी होती है राज्य का चुनाव जीतने के लिए, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से एक होता है प्रदेश में आपका प्रभावशाली नेतृत्व और जिसका जनाधार भी हो। तो ऐसा नेतृत्व भी था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और लोकसभा चुनाव में सफलता। ये सब मिलाकर माहौल ये बना कि बस कांग्रेस तो सत्ता में आ ही रही है हरियाणा में। तो सत्ता में नहीं आई ये तो एक बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको केवल सत्ता से जोड़कर मत देखिए हरियाणा के चुनाव को। हरियाणा के चुनाव ने 2 काम किए। एक का जिक्र कई बार कर चुका हूँ, 2-3 वीडियो में, और वो ये है कि जो भी नैरेटिव था कांग्रेस के हाथ में लोकसभा चुनाव के समय से, वो नैरेटिव निकल चुका है। वो विमर्श, वो मुद्दे जो है, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लेकर चली थी, या कहें कर्नाटक के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, वो सब उसके हाथ से निकल चुके हैं। वो निष्प्रभावी हो चुके हैं। वो दिवाली का पटाखा जो कुछ लोग बचा कर रख लेते हैं ना, अगली दिवाली में उसको फिर फोड़ेंगे पटाखे को और वो फुस निकलता है, उसी तरह का साबित हुआ। तो नैरेटिव तो गया ही। सबसे बुरा जो हुआ राहुल गांधी के साथ, वो उनकी कोटरी का एक्सपोज हो जाना, उनके संगठन का एक्सपोज हो जाना। संगठन की जो खामी है कहाँ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाती थी, ठीकरा फोड़ा जाता था। इस बार भी उम्मीद ये थी, मतलब कोशिश ये थी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के नेतृत्व की, खास तौर से राहुल गांधी उनके करीबियों की, कि हार का ठीकरा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि बीजेपी ने कुछ किया। ऐसा हो इसलिए नहीं पाया कि कांग्रेस के अंदर से राहुल गांधी के करीबी लोगों पर सवाल उठने लगे, जो संगठन की देख रेख कर रहे हैं, जिन पर संगठन की जिम्मेदारी है। संगठन की किस तरह से उपेक्षा की गई, संगठन में लोगों को किस तरह से अपमानित किया गया और संगठन में किस तरह के खेल चल रहे हैं, ये सब जनता के सामने आ गया। ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं था। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो चुपचाप चलती रहती हैं, कभी अफवाह के रूप में, कभी आशंका के रूप में, दूसरे यानी विरोधियों के प्रचार के रूप में। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने इन सारे पर्दों को हटा दिया। सारे पर्दों को हटाकर राहुल गांधी की कोटरी को लोगों के सामने खड़ा कर दिया। तो मालूम हुआ कि कमी कहीं और खोज रहे थे और थी कहीं और। जो कहावत है कि बगल में बच्चा और शहर में ढिढोरा, तो शहर में ढिढोरा मच रहा था कि आखिर कांग्रेस के संगठन में क्या कमज़ोरी है, क्यों हम बार बार हार रहे हैं। तो पता चला कमज़ोरी तो यही है, बगल में बैठी है और उसको संरक्षण प्राप्त है राहुल गांधी का। तो उन पर तो कोई एक्शन नहीं होने वाला, न हुआ है न होगा। क्योंकि उन पर एक्शन होने का मतलब
मैं बार बार शतरंज का उदाहरण देता हूँ कि अगर राजा के आसपास जितने भी मोहरे हैं वो मोहरे एक एक करके मारे जाएं, उनको या हटा लें आप कहें, तो राजा एक्सपोज हो जाता है, फिर खतरा राजा पर आता है। तो वही है कि अगर इन लोगों को राहुल गांधी हटा दें तो सीधे निशाने पर राहुल गांधी आ जाएंगे। इसलिए ये लोग एक तरह से शील्ड बने हुए हैं, कवच बने हुए हैं राहुल गांधी का। जब तक ये हैं इन पर बौछार होती रहेगी तीरों की और राहुल गांधी बचे रहेंगे। तो राहुल गांधी बचे रहने के लिए, अपने बचे रहने के लिए इन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको बदला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। जिन लोगों को गलतफहमी है कि ये एक्सपोज हो गए तो अब जो है एक्शन होगा, हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी को पता नहीं होगा कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से संगठन चला रहे हैं, किस तरह से पार्टी चला रहे हैं, किस तरह से चुनाव अभियान चलाते हैं। इन सब की जानकारी ना हो ऐसा बहुत कम उम्मीद है, असंभव तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम है कि कुछ पता नहीं। अगर पता है और नहीं कर रहे हैं तो समस्या है, और पता नहीं है तो और बड़ी समस्या है कि आपके बगल में, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, इसी की अगर आपको खबर नहीं है तो फिर आप बाकी देश दुनिया की खबर क्या रखेंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है। तो इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा निराश है। जो उसे उम्मीद बंधी थी, जो उत्साह आया था लोकसभा चुनाव के नतीजों से, वो सब जो है धरातल में समा गया है। अब वो बहुत नीचे ज़मीन के चला गया है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से हताश और निराश है। और दूसरी तरफ विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुनबा है, उसका उत्साह अपने चरम पर है। उनको लगता है कि उनसे जो गलतियां हुई थी उनको पहचान लिया और उनको ठीक कर लिया। देखिए, संगठन चलाने का तरीका यही होता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी पार्टी हमेशा हर चुनाव जीते। हर चुनाव के जीतने या हारने के कारण होते हैं। सवाल यह है कि जब आप हारते हैं तब आप क्या उन सही कारणों की तलाश करते हैं और उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं या नहीं। और मैं बार बार उदाहरण देता हूं भारतीय जनता पार्टी का 1984 का, जिसके आश्रय कांग्रेस पार्टी जीती है। कि भाजपा जो है वो 2 सीटों से जो है 303 तक पहुंच गई थी, तो हम भी पहुंच सकते हैं एक दिन। हम तो 2 पर कभी गए ही नहीं, तो हम तो 44 सीट से नीचे नहीं आए। तो इस उम्मीद में कांग्रेसियों का एक बड़ा वर्ग जीता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब 2 सीटें आई थी बीजेपी की, तो उस समय उसने अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया, अपनी विचारधारा बदल दी, अपने संगठन में राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर दिया। एक नेताओं की, दूसरी पीढ़ी के नेताओं की नई फौज तैयार कर दी, एक पूरी टीम तैयार कर दी। कांग्रेस पार्टी में इतनी हार के बाद ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखाई दिया है क्या? केवल ये उम्मीद करने से कि हमारा विरोधी कोई गलती करेगा, उसका फायदा हमको मिल जाएगा, इसके अलावा कांग्रेस की कोई इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सारी स्ट्रेटजी इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी गलती करेंगे या लोग मोदी से ऊब जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमको ला देंगे। ऐसा होता नहीं है राजनीति में, और ऐसा हो भी नहीं रहा है और ऐसा होगा भी नहीं। अब बात जरा सा महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति हरियाणा से, मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा ख़राब है। हरियाणा में उनके पास जैसा भी था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में एक नेता था, महाराष्ट्र में वो भी नहीं है, कोई नेता नहीं है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे साथ में, एक अभी हैं और एक छोड़कर चले गए, अशोक चौहान छोड़कर बीजेपी में आ गए। पृथ्वीराज चौहान हैं जो आजकल जो है कई सालों से भविष्यवक्ता हो गए। अब वो नेता कम रह गए हैं, वो ज्योतिषी ज़्यादा हो गए। ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कितने दिन में गिर जाएगी, कौन कहाँ चला जाएगा, इस सब की वो समय समय पर भविष्यवाणी करते रहते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कोई तथ्यात्मक आधार है या नहीं है। तो वो ज़मीन से कटे हुए नेता हैं, ये बात बार बार साबित हो रही है। वो कांग्रेस पार्टी में इस समय महाराष्ट्र में आप कहिए तो एक तरह से सबसे बड़े नेता हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं। इन सब को देखिए तो उनका रुतबा बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि ज़मीन पर उनके पास कुछ नहीं है।
लेकिन यही समस्या नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की उससे बड़ी समस्याएं हैं। जिस उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, अब वो उद्धव ठाकरे अपनी कीमत मांग रहे हैं। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में 2 बैसाखियां हैं और दोनों टूटी बैसाखियां हैं। एक उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे शिवसेना, और दूसरी जो है एनसीपी शरद पवार। दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट हुई है उसका तो नतीजा आपको लोकसभा चुनाव से पता चल गया कि बहुत बुरी तरह से उद्धव ठाकरे का जनाधार खिसक चुका है। उद्धव ठाकरे तो दोनों जहां से गए। उन्होंने अपना पुराना घर गिरा दिया, नया घर बना नहीं पाए और अब बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। दोनों जहां से गए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो बीजेपी से नाता टूट चुका है। और बीजेपी से नाता टूट चुका होता, केवल इतना होता तो शायद एक उम्मीद बनती कि फिर से कुछ बात बन जाएगी। अब भी बीजेपी में और संघ में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिल जाएं, लेकिन अब वो बात इतनी दूर जा चुकी है और ख़ास तौर से उसके बीच में खड़े हो गए हैं एकनाथ शिंदे, जनाधार लेकर, छवि लेकर, प्रशासनिक क्षमता लेकर। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का लौटना अगर वो चाहें भी तो अब संभव दिखाई नहीं देता। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन कम से कम इस चुनाव तक या चुनाव के बाद की परिस्थितियों में भी उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ आने की कोई उम्मीद दिखती नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपना जो हिंदुत्व की विचारधारा थी छोड़ दिया, सेकुलर बन गए, तो मुस्लिम वोट मिल गया। मुस्लिम वोट मिल गया तो जो है कुछ शिवसैनिक अलग हुए, कुछ क्या बड़ी मात्रा में अलग हुए लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जो बचा खुचा उनका जनाधार है, शिवसैनिकों की बात कर रहा हूँ, वो भी खिसक जाएगा। तो उनको अब जो वोट मिलेगा वो आश्रय हैं शरद पवार और कांग्रेस के। तो उनको जो कांग्रेस और शरद पवार का वोट है वही वोट मिलने वाला है। वो इस स्थिति में नहीं है, उनके पास वोट ही नहीं है तो ट्रांसफ़र क्या कराएंगे। तो शरद पवार या कांग्रेस की मदद करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वही है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गए। उनको अब भी लगता है कि मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना चाहिए, दावा उन्हीं का है। ये सारे डायनास्ट के साथ ये समस्या है। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जाता ही नहीं। उनको लगता है महाराष्ट्र वो तो हमारी जागीर है, हमारा कब्जा होना चाहिए। इसी चक्कर में भाजपा से बिगाड़ लिया कि भाजपा कैसे बड़ी पार्टी हो जाएगी शिवसेना के रहते हुए। हो गई भाई, ये तो मतदाता तय करेगा ना, जनता तय करेगी कौन सी पार्टी बड़ी है कौन सी पार्टी छोटी है। तो उन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे नहीं हैं, उनको लोग उस रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन शिवसैनिकों ने तब तक, जब तक वो अलग नहीं हुए थे, छोड़ा नहीं था उनको। लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने केवल बीजेपी को छोड़ा होता तो भी गनीमत थी, उन्होंने विचारधारा को भी छोड़ दिया। इसलिए शिवसैनिक अब कितने दिन टिकेगा, क्यों टिकेगा, उसका कोई कारण तो होना चाहिए। क्या वो औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहेगा? वो पालघर में साधुओं की हत्या करने वालों के साथ खड़ा रहेगा? ये शिवसैनिकों को सोचना है कि वो किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे ने जो रास्ता दिखाया था उस पर, या उद्धव ठाकरे जिस नए रास्ते पर उसको ले जाना चाहते हैं। तो ये है उद्धव ठाकरे की स्थिति, जो उस गठबंधन में शामिल हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जहां कोई किसी को अपने से बड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। उद्धव ठाकरे को अभी तक वो जो बात करते हैं, वो जो 56 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में आई थी उसकी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बात करती है तो वो कहती है लोकसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे प्रदेश में, तो हमारा दावा सबसे ज़्यादा है। शरद चंद्र पवार कहते हैं कि हमारी पार्टी टूट गई तब भी हमारा लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। जो 6 पार्टियां हैं दोनों गठबंधनों की मिलाकर, उन सब में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। तो अलग अलग तरह से दावे हैं। वो जो टेलीविज़न चैनल्स में होता है ना टीआरपी का, कि इस बैंड में हम ज़्यादा आगे हैं, इस बैंड में हम नंबर 1 हैं, उसी तरह की स्थिति कुछ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में है कि इस मामले में हम आगे हैं, इस मामले में हम आगे हैं, इस मामले में, तीनों का अलग अलग दावा है। शरद चंद्र पवार की पार्टी टूट चुकी है, अजीत पवार चले गए हैं। मतदाताओं ने यह भी साबित किया कि जो एनसीपी का वोट है जितना भी है वो शरद पवार के साथ ज़्यादा है। लेकिन
शरद पवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सिंपैथी का वोट मिला था और दूसरा वोट मिला था भाजपा से नाराजगी के कारण। वो दोनों मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। अब सिंपैथी बहुत देर तक नहीं चलती है। सिंपैथी ऐसी डिश होती है जो सिर्फ गर्म गर्म खाई जा सकती है, ठंडा होने पर उसकी तासीर चली जाती है। तो सिंपैथी जो है, सहानुभूति जो है, वो शरद पवार से लोकसभा चुनाव तक थी, अब नहीं रह गई है। अब मुद्दे बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, माहौल बदल गया है, नैरेटिव बदल गया है। सबको दिखाई दे रहा है कि शरद चंद्र पवार जिस स्थिति में है उसमें वो सरकार बनाने या बनवाने की स्थिति में नहीं है। वो समय चला गया। तो शरद पवार अतीत का हिस्सा बन चुके हैं, वर्तमान में केवल घिसट रहे हैं। कितनी देर तक घिसटेंगे पता नहीं। कह रहे हैं कि 84 का हो गया हूँ, चलता रहूँगा। कितना चल पाएंगे पता नहीं, ये मतदाता इस बार बता देगा। तो ऐसी हालत में राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में क्या करेंगे? हरियाणा के चुनाव में जहां सब कुछ तश्तरी में बिछाकर एक तरह से परिस्थितियों ने दिया था, वहां कुछ नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में जहां गठबंधन की जीत हुई है, वहां जम्मू में कुछ नहीं कर पाए। जम्मू में अब आप देखिए, हालत ये है कांग्रेस पार्टी की कि जम्मू रीजन में एनसीपी ने बेहतर किया है कांग्रेस से। बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है जम्मू की और बड़े मार्जिन से नंबर 1 पार्टी बनी है। एक तरह से जम्मू पर बीजेपी ने अपना आधिपत्य जो है वो जमा लिया है। लेकिन राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी न तो घाटी में कोई अपना प्रभाव दिखा पाई और जम्मू में तो कुछ भी नहीं दिखा पाई है। हरियाणा में जहां सीधा मुकाबला था बीजेपी से, ये भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी थी जिसने वोट काट दिया, उसकी वजह से नुकसान हो गया, या कोई सेकुलर पार्टी थी वो वोट ले गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा मुकाबला था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा लाभ था। उसके बावजूद जो है नतीजा क्या आया आपके सामने है। तो महाराष्ट्र में तो स्थितियां और ख़राब हैं। लोकसभा चुनाव के समय किसानों की भी नाराज़गी थी और मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर भी एक माहौल बना हुआ था, वो सब खत्म हो चुका है। और आप अगर ध्यान दे रहे हों तो केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके महाराष्ट्र दौरों पर नज़र डालिए। बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ वो बौद्ध दलितों के कारण हुआ। बौद्ध दलितों में आरक्षण को लेकर बड़ी नाराज़गी थी। वो जो अभियान चलाया था बीजेपी ने, सबसे ज़्यादा असर वहीं पर हुआ था। किरण रिजिजू के जरिए उसको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और नीचे ज़मीन पर उसका संगठन काम कर ही रहा है, भाजपा का भी और संघ का भी। दोनों को ये बात समझ में आ गई है कि मिलकर चलेंगे तो हरियाणा बनेगा, और अगर अलग अलग रहेंगे या अलग अलग होने का संदेश भी जाएगा, धारणा भी बनेगी, तो फिर 2024 लोकसभा होगा। चुनाव बड़ा स्पष्ट है, विकल्प बहुत स्पष्ट है। तो राहुल गांधी के लिए समस्याओं का एक तरह से अंबार लगा हुआ है। हरियाणा में जो समस्याएं थी उससे कई गुना ज़्यादा समस्या वो महाराष्ट्र में है उनके सामने। लोकसभा चुनाव में ज़रूर नंबर 1 की पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो, मैं फिर कहता हूँ, कई मामलों में कहता हूँ, इस मामले में भी कह रहा हूँ, वो बाढ़ का पानी था। बाढ़ के पानी से आप नदी के जल स्तर का वास्तविक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोकसभा चुनाव पीछे छूट गया। अब लोकसभा चुनाव का जो खेल था, जो मुद्दे थे, वो सब पीछे जा चुके हैं। ज़मीन पर परिस्थिति बदल गई है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आईं, मोदी को इतनी कम सीटें मिली, इसका एक बड़े वर्ग में अफसोस है। उनको लग रहा है कि हमने ज़्यादा नाराज़गी दिखा दी। तो एक सहानुभूति जो है मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नुकसान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को होगा। और एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार चली, 2.5 साल एकनाथ शिंदे की, तो मामला यहाँ बराबरी पर है। अब लोगों के पास तुलना करने के लिए है। तुलना करने के लिए 2 मुद्दे हैं, बल्कि 3 कहें। 5 साल की देवेंद्र फडणवीस की सरकार, वो महाराष्ट्र के लोगों ने देखी कैसी चली। जाहिर है कि मतदाता को पसंद आया, तभी दोबारा सत्ता सौंपी थी, जनादेश दिया था। भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया था।
उसके बाद 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने क्या किया ये महाराष्ट्र के लोगों ने देखा, और 2.5 साल अब होने ही जा रहे हैं। 2.5 साल से एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, कैसा कर रही है। जिन योजनाओं की घोषणा की है, लोग लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, उनको घोषणा नहीं की है, लागू कर दिया। लाडली बहन योजना जो है वो लागू हो चुकी है, उसकी 3-4 किश्तें मिल चुकी हैं लोगों को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन उसका अपर हैंड है, वहाँ नेतृत्व को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। मैं भी मुख्यमंत्री का जाप वहाँ नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो, ये भी कोई मांग नहीं कर रहा है। वहाँ सब कुछ तय है और तय स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है कि जो कुछ परिवर्तन होना है या नहीं होना है वो चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। और वहाँ कांग्रेस पार्टी में अभी मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे में सबसे ज़्यादा मुश्किल महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आएगी, क्योंकि इसलिए आएगी कि तीनों पार्टियों में से कोई अपने को कम मानने को तैयार नहीं है। तो कौन समझौता करेगा? जो समझौता करेगा वो अपने कार्यकर्ता के सामने उसकी स्थिति खराब होगी। अगर पहले से हो जाता तो शायद उसको ठीक करने में का समय होता, मदद मिलती, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में मुद्दे नहीं हैं, संगठन नहीं है, नेतृत्व नहीं है। इन 3 नेगेटिव्स के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा चुनाव मैदान में उतरा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नतीजा किस तरह का होगा। चुनाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, ये सही है, लेकिन परिस्थितियां जो कह रही हैं, जिस ओर इशारा कर रही हैं, वो बड़ा स्पष्ट है। और जल्दी ही मतलब 23 नवंबर, ज़्यादा दिन नहीं है, 23 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। तब पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में जो पुरानी स्थिति थी, यानी 2014-2019 की, उसको मतदाता अगर बहाल कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति और ख़राब हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस अंक पे इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।